जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। दोबारा से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड पार्ट है यानी लास्ट पार्ट वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज रेजिस्टेंस से। हम पढ़ेंगे 12.5 रेजिस्टेंस क्या होता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहले हम जान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को हम जो है कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रुकावट। जब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो रुकावट आती है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो है करंट की वैल्यू कम होती है। क्या होती है? कम। तो रेजिस्टेंस बेसिकली आता क्यों है? तो जैसे मान लीजिए मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में आपको। मान लीजिए एक कंडक्टर लिया है मैंने, एक वायर है मेरे पास। थोड़ा सा उसको मोटा करके दिखा दे रहा हूँ मैं, इतना मोटा होता नहीं है। ये वायर है मेरे पास, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपके ये एटम्स हैं। मैं दूर दूर करके दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत पास पास होते हैं इसमें एटम्स ये। और इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। असल में ये जो होते हैं जिनको मैं एटम्स कह रहा हूँ, असल में ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस, यानी ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये मूव नहीं कर सकते। तो जनरली हम इसको इलेक्ट्रॉन मान के चल सॉरी एटम्स मान के चल ले रहे हैं, लेकिन ये असल में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इमोबाइल। इन्हीं जब एटम्स में से आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो वो जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो रह जाते हैं वो कटायंस हो जाते हैं। तो ये कटायंस है हमारे, यानी पॉजिटिव आयंस है ये। जब इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ब्लैक पॉइंट, छोटे ब्लैक पॉइंट से दिखाई दे रहे हैं, जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, प्लस माइनस। तो होता क्या है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ मूव करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो अपने रास्ते में ये किससे टकराते हैं? अपने रास्ते में ये जो है इन चार्जेस, इमोबाइल चार्जेस से टकराते हैं, इनसे टकराते हैं। और इसके कारण क्या होता है? करंट फ्लो में जो है रुकावट पैदा होती है और यही रेजिस्टेंस होता है। इसी के कारण रेजिस्टेंस बनता है। यानी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग देयर मोशन स्ट्राइक अगेंस्ट द इमोबाइल पॉजिटिव चार्जेस देन रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड। तब रेजिस्टेंस जो है पैदा होता है, जनरेट होता है। या रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की। क्या होती है? प्रॉपर्टी, जो कि रुकावट पैदा करती है किसमें? फ्लो ऑफ करंट में। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। ये ओम जो है वो जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उनको ऑनर देने के लिए उनके नाम पे ये यूनिट दी गई है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर्स कौन से हैं? रेजिस्टेंस को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो पहला है मटेरियल ऑफ वायर या फिर जो भी कंडक्टर है, सॉरी, मटेरियल ऑफ वायर। जो भी मैंने वायर लिया है उसका मटेरियल क्या है, यानी वो सिल्वर का है या फिर कॉपर का है या फिर गोल्ड का है या फिर एल्युमिनियम का है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल कौन से जो वायर लिया आपने उसका मटेरियल क्या है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, इस पर डिपेंड करता है। सबका अलग अलग होता है, सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, ठीक है। सेकंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ऑफ वायर, या सिंपली टेम्परेचर कह दो। जनरली क्या होता है, जो कंडक्टर होते हैं, फॉर कंडक्टर्स,
जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, राइज करता है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर राइज करता है तब रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा है डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर, जो भी वायर की लंबाई है उस पर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर। तो जैसे मान लीजिए ये वायर लिया है मैंने, ये वायर है मेरे पास, इसकी लंबाई है L, और ये मान लो ये इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो जो वायर है उसकी लंबाई यानी L पे डिपेंड करता है, और क्या होता है, R जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा हो गया। चौथा है इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो ये जो तार है, मान लीजिए तार है ऐसे, तो ये जो एरिया होता है इसका, इसको कहते हैं, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है यही एरिया कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी जो इसका मोटाई है उसका जो एरिया है उसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो पतले तार होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो मोटे तार होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को, तो क्या निकल के आता है, तो निकल के आता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट होता है रो, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये जो रो होता है इसको रो कहते हैं, रो, RHO, रो। और ये जो होता है कहलाता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका एक नाम और भी होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है रजिस्टिविटी की, ऐसा यूनिट होती है, वो होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। इसको शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, ओम मीटर। ठीक है, तो ये रजिस्टिविटी जो होती है ये जो है प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, और रजिस्टिविटी जो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी। पहला है मटेरियल ऑफ वायर, यानी मटेरियल क्या है वायर का, और दूसरा है आपका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर। तो ये भी क्या होता है, रजिस्टिविटी भी जो है बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। बस ये दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, बाकी ये जो है एरिया पे, लेंथ पे, वायर का लेंथ क्या है, वायर का एरिया क्या है, इस पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। लेंथ क्या है, एरिया क्या है, इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ क्या, एरिया क्या है, इस पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, यानी रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, कि मटेरियल क्या लिया है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, और टेम्परेचर क्या है वायर का। तो जनरली कंडक्टर्स के लिए क्या होता है कि जब उसका टेम्परेचर राइज होता है तो उसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, आपको टेबल 12.2 दे रखा है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं और कुछ कंडक्टर्स हैं, कुछ अलॉयज हैं और कुछ इंसुलेटर्स हैं, उनकी रजिस्टिविटी आपको दे रखी है। तो वो जरा आप पढ़ लें और वो या हो सके तो याद भी कर लें, क्योंकि वो काम आएंगे आपके।
रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप याद रखना, जब भी रजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरह से पूछा जाता है कि कोई वायर है, उसका अगर डायमीटर हाफ कर दिया जाए और लेंथ डबल कर दी जाए तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और उसकी रजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहला तो आंसर ये होता है कि रजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि रजिस्टिविटी है जो वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो वायर तो उसी मटेरियल का है तो उसकी रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन रजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो नया रजिस्टेंस होगा वो आप नई वैल्यूज डाल के, जो भी लेंथ की और एरिया की नई वैल्यू आ रही है उसे डाल के कैलकुलेट कर लीजिए। अब 12.6 पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। 12.6 है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम कनेक्शन ऑफ रजिस्टेंसेस पढ़ रहे हैं, या रजिस्टर्स, कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि रजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या फर्क होता है। रजिस्टेंस और रजिस्टर, देखिए रजिस्टर रजिस्टर जो होता है वो एक फिजिकल मटेरियल होता है। छोटे छोटे आते हैं आपके, आपने देखे भी होंगे जो आपके बल्ब वगैरह होते हैं, या फिर जो टीवी की जो प्लेट्स होती हैं उसमें वो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, वो कुछ इस तरह के आपने देखे होंगे। इस तरह से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनको कहते हैं हम कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, कार्बन रजिस्टर्स 2 रुपए के, 1 रुपए के, 5 रुपए के, इस तरह से आते हैं और इनकी वैल्यूज होती हैं। वो वैल्यूज इन जो ये बैंड दे रखे हैं ना, यहाँ पे बैंड दिखाई दे रहे हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, कोई रेड होता है, कोई येलो होता है, कोई ग्रीन होता है। इन कलर बैंड से हम पता कर लेते हैं कि वो कितने ओम का है। तो मान लो ये जो है 5 × 10⁻⁻² ओम का है। ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो ये फिजिकल मटेरियल होते हैं जो आपको परचेज करने पड़ते हैं, और ये हमारे इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं, पंखा वगैरह होगा, जो कुछ भी हो गया उसमें इस्तेमाल होते हैं। और इन्हीं रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है ये चीज होती है रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर्स का जो, और रजिस्टर्स जिस पर्पस के लिए काम में आते हैं, रजिस्टर जो काम करते हैं वो रेजिस्टेंस होता है। यानी रजिस्टर्स जो होते हैं वो फिजिकल बॉडी होती है, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो हम रजिस्टर्स लेके चले या रेजिस्टेंसेज लेके चले, एक ही बात है, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो कनेक्शन क्यों करते हैं हम रजिस्टर्स का, पहले तो क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं उनको आपस में दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो मार्केट में हमारे पास रेजिस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। मान लीजिए 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, 5 ओम का है, 10 ओम का है। लेकिन अगर मुझे 7.5 ओम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंसेस कोई भी वैल्यू के या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमको ये 7.5 ओम की वैल्यू मिल जाए। इसलिए हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं आपस में। तो दो तरह के कनेक्शन होते हैं, दो तरह के कनेक्शन पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्ट, एक पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और एक पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो सर्किट सीरीज कनेक्शन पढ़ेंगे और पैरेलल कनेक्शन का पढ़ेंगे। कभी कभी सर्किट्स में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का कॉम्बिनेशन भी यूज कर लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का कॉम्बिनेशन भी यूज हो जाता है, लेकिन अभी हम सेपरेटली पढ़ेंगे दोनों को, सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है।
तो सीरीज कनेक्शन पढ़ते हैं पहले। सर्किट डायग्राम बना देता हूँ सीरीज कनेक्शन के लिए। मैं दो रेजिस्टेंसेस लेके चल रहा हूँ, दो से ज्यादा भी ले सकते हो। बैटरी है, इसकी वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट है, ठीक है। इसमें जो अब इसको मैं, ये जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू में लिख देता हूँ, R1 है और इसकी R2 है, ठीक है। इसमें मान लो करंट I फ्लो हो रहा है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो करंट I फ्लो हो रहा है। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे रेजिस्टेंसेस का, ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि दो रेजिस्टेंसेस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि उन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम करंट फ्लो होता है, यानी आई करंट ही फ्लो होगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो रेजिस्टेंस R1 है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैंने V1 कह दिया, और जो रेजिस्टेंस R2 है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैंने क्या कह दिया? V2 कह दिया। यानी R1 के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V1 कह दिया, और R2 के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V2 कह दिया। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है V1 और V2, ये हमेशा V के बराबर होगा। यानी V बराबर हमेशा क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। हमेशा सीरीज में ये होता है। और करंट क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा, ठीक है। अब हम ओम्स लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओम्स लॉ। तो पहले हम R1 के लिए ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो R1 के लिए ओम्स लॉ क्या होगा? V1 इज इक्वल टू I1 R1। पहले सिर्फ रेजिस्टेंस 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है V बराबर IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1। तो यहाँ पे I1 किसके बराबर है? I के बराबर है, तो हमने लिख दिया। इस तरह से हो जाएगा सेकंड रेजिस्टेंस के लिए V2 इज इक्वल टू I R2, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो आपके रेजिस्टेंस है जो उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये मिलकर एक कंबाइंड इफेक्ट देंगे। उस कंबाइंड इफेक्ट को हम RE कह देते हैं। क्या कह देते हैं? RE रेजिस्टेंस। RE। तो ये दोनों जो हैं सर्किट बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं। क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट हैं। तो R1 R2 का जो इफेक्ट है उसको मैंने क्या कह दिया? RE कह दिया। तो अगर मैं इसका लूंगा RE का, इसमें ओम्स लॉ लगाता हूं, तो V बराबर क्या हो जाएगा? IRE। V बराबर क्या हो जाएगा? IRE। तो V1 V2 और V, ये वाला V, ये बराबर हो जाएगा आपका IRE। RE का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RE का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो रख दीजिए सारी वैल्यूज इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा IRE इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। I कॉमन लेके यहाँ से कटेगा, I कट गया, तो RE बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2। तो आपने देखा कि जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, क्या आता है? रिजल्टेंट मतलब RE, वो क्या होता है? दोनों का सम होता है। क्या होता है? सम। यानी इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि मान लो मुझको 1 ओम का, R1 मेरा 1 ओम है, कितना है? 1 ओम, और R2 जो है मेरे पास 3 ओम है। तो अगर दोनों को सीरीज में लगा दूंगा मैं, तो मुझे कितने ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा? 4 ओम का मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा? 4 का। मान लो R1 मेरा 2 है, 2 ओम, और R2 3 ओम है, तो मुझे नेट रिजल्टेंट कितना, सॉरी नेट रेजिस्टेंस कितना प्राप्त हो गया? 5 ओम। तो जब हमको ज्यादा ओम चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं? कम ओम वाले रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं। किसमें लगाते हैं? सीरीज में। सीरीज की खासियत ये है कि इसमें जो है करंट सेम रहता है,
और हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ज़्यादा। अगर आपके 3 रेजिस्टेंस हैं तो आर ई बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बस सम करना है आपको सभी को। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। किसकी बात करते हैं? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि आपके रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ रेजिस्टेंस का कनेक्शन। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, और यहाँ पे की मैंने ऑन कर दी है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ से करंट आ रहा है आई। ये रेजिस्टेंस मेरा R1 है और ये रेजिस्टेंस मेरा R2 है। कितना है? R2। तो ये करंट जो है इस जंक्शन पे आके, ये जंक्शन कहलाता है जहाँ पे ये है, दो तार जा रहे हैं ना, इस जंक्शन पे आके ये बट जाएगा करंट। तो मान लो ये I1 करंट हो गया और ये करंट कितना हो गया? I2 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ से पास होंगे करंट, फिर यहाँ से करंट कितना आएगा? I1 आएगा और यहाँ से करंट कितना जाएगा? यहाँ से I2 जाएगा। दोनों मिलकर दोबारा से क्या बन जाएंगे? I बन जाएंगे। अब इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होता है वो इसी के बराबर होता है, यानी दोनों के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। कितना होगा? V। यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V होगा। यानी दोनों के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो गया ये। बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। इसको ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे बना लीजिए। V वोल्ट प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस क्या है? R1 है। ये रेजिस्टेंस कितना है? R2 है। यहाँ से I करंट जा रहा था, यहाँ से I करंट वापस आ रहा था। ये करंट यहाँ पे जाके बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितना रहेगा? V, जितना बैटरी का है। यहाँ से यहाँ पे भी क्या रहेगा? V रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम रहता है, करंट बढ़ जाता है आपका। ठीक है। तो हमारे पास, हमें पता था कि पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए ओम लॉ लगाते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ का यूज करते हैं। तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा तो वो भी ऐसा बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखते रहना आप, जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। I V और इसको हम कह देते हैं RE। क्या कहते हैं? RE। तो ये उस सर्किट का इक्विवेलेंट रहेगा। तो ओम्स लॉ लगाते हैं पहले R1 के लिए, पहले R1 के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। तो V बराबर हो जाएगा I1 R1। फिर R2 के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो V लिखूंगा मैं, I2 R2। अब इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लगा देते हैं, तो V बराबर हो जाएगा IRE। क्योंकि करंट जो है यहाँ पे, I करंट जो है वो दो पार्ट्स में बट गया, I1 और I2 में। यानी जो I करंट है वो किसके बराबर है? वो सम के बराबर है। किसका सम? I1 और I2। यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में बट गया है। तो I की वैल्यू यहाँ से निकालो। I बराबर कितना आ जाएगा? V अपॉन में RE। V अपॉन में RE आएगा। I बराबर यहाँ पे RE इसके नीचे चला जाएगा। इस तरह से I1 कितना आएगा? यहाँ से I1 आएगा V अपॉन में R1, प्लस में I2 बराबर क्या आएगा? V अपॉन में R2। यहाँ से इनमें से V कॉमन ले लो,
तो वी कट गए दोनों तरफ, तो कितना आया 1 में आर इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2। ये आ गया हमारे पास। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू इन दोनों से ही कम होगी। क्या होगी? इन दोनों से ही कम होगी। यानी हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं जब हमें कम ओम चाहिए होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, और हमको रेजिस्टेंस चाहिए सिर्फ 3 ओम या 2.5 ओम, तो हम उन दोनों किस में कनेक्ट करेंगे? प्रॉपरली पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। इसी तरह से अगर 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 3, तो यहाँ पे प्लस 1/R3 कर दो, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ। जनरली आपके 2 रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कितने रेजिस्टेंस वाले? 2 रेजिस्टेंस वाले। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ मैं आपको। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखे हैं कनेक्टेड, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने का शॉर्ट फॉर्मूला भी है, वो नहीं इसी से ड्राइव हुआ है, उसमें कुछ है नहीं। जैसे जैसे हमें पता है कि 2 रेजिस्टेंस के लिए क्या आता है, 1/RE बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो R1 प्लस R2, ये हो गया 1 में RE। अब इन्वर्स कर दीजिए, तो RE बराबर आ गया R1 R2 में R1 प्लस R2। आप सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर 2 रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं तो सीधा डायरेक्टली आपका RE निकल जाएगा। तो RE बराबर होता है, दोनों को प्रोडक्ट करना है पहले, R1 R2 को, और उससे जो है R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देना है। अगर दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 बराबर हैं, क्या है? बराबर है, मान लो दोनों जो है 2-2 ओम के हैं, कभी कभी बराबर भी होते हैं दोनों, तो उस केस में RE क्या होगा देखते हैं। तो RE बराबर हो जाएगा, मान लो R1, दोनों R1 और R2 दोनों बराबर हैं, 2 ओम के मान लो, तो R1 और R2 की जगह भी R1 रख दो, अपॉन में R1 प्लस R1, तो ये हो गया R1 स्क्वायर अपॉन में 2R1, और ये हो गया R1 अपॉन में 2। तो जब आपके दोनों रेजिस्टेंस बराबर हों तो पैरेलल में क्या होते हैं, वो हाफ हो जाता है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो किसी एक का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 1। ये शॉर्ट फॉर्मूला है। अगर आपके 3 बराबर रेजिस्टेंस रखे हैं, 1 ओम के, 1 ओम के, या फिर हम ले लेते हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम, किसमें कनेक्टेड है? ये पैरेलल में है। किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। मान लीजिए पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, ये पैरेलल में कनेक्शन है इनका। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? RE बराबर होगा, कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, 2 ओम ले लिया, और जितने रेजिस्टेंस हैं कितने हैं? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, निकल गया। ये पैरेलल कनेक्शन के लिए सिर्फ, किसके लिए? पैरेलल कनेक्शन। तो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं अगर बराबर दे रखे हैं आपको सारे रेजिस्टेंस, तो कोई सा भी एक रेजिस्टेंस ले लीजिए और जितने नंबर में वो रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वो सेम फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 12.7 हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद एक पॉइंट और आएगा, आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा है इसका मतलब। आपने देखा होगा जब भी आप मोबाइल यूज करते हैं या आपकी टीवी हो गई, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, पंखे वगैरह चल रहे हैं, वो कुछ देर बाद ना गर्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा गर्म हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा?
इसी तरह से आपने जो है इलेक्ट्रिक आयरन लिया है प्रेस करने के लिए, वो जैसे ही आप सर्किट में लगाते हो उसको ऑन करते हो वो एकदम से गर्म हो जाता है। आप जो है इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हो खाना बनाने के लिए, या वाटर हीटिंग रॉड का इस्तेमाल करते हो पानी गर्म करने के लिए, इसमें ये जो हीट पैदा होती है आती कहाँ से है? इस तरह से आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है फिलामेंट वाला बल्ब, वो जैसे ही हम ऑन करते हैं कुछ देर बाद बहुत गर्म हो जाता है और उसमें से पीली सी रोशनी निकलने लगती है। तो ये गर्मी आती कहाँ से, ये हीट आती कहाँ से? तो ये हीट जो पैदा होती है वो उस करंट की वजह से होती है जो उसमें फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लो। इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस हीटिंग इफेक्ट का जो यूज है वो हम अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं, और इसके कई सारे नुकसान भी होते हैं। नुकसान कैसे होते हैं? नुकसान होते हैं कि इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? एनर्जी का लॉस होता है। जैसे जो हम पहले बल्ब यूज करते थे फिलामेंट वाला, जिसका टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट जो है पीले वाले बल्ब में इसलिए लिया जाता था क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है। वो होता है 3360 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके आसपास होता है। जब हम उसको ऑन करते थे तो उसमें क्या होता था, रोशनी तो पैदा होती थी पीले रंग की, लेकिन साथ के साथ वो बहुत गर्म हो जाता था। तो उस गर्मी की तो हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वो जो हीट पैदा हो रही है उस बल्ब में, वो एक तरह से वेस्टेज एनर्जी का क्या है, वेस्टेज है। अभी हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी आई है बल्ब की, वो है एलईडी बल्ब। इसमें जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं मिनिमम होते हैं, बहुत हीट नाम मात्र की हीट पैदा होती है। तो इसमें ज्यादातर क्या पैदा होती है, फिर रोशनी पैदा होती है, इसलिए बिजली भी कम खाते हैं। ठीक है। फायदे वाली चीजें क्या है हीटिंग इफेक्ट की, करंट के हीटिंग इफेक्ट की फायदे वाली चीजें क्या है? इससे हम कई तरह के जो है ऐसे अप्लायंसेज हमने बनाए हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपड़े प्रेस करने वाली जो है इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, ठीक है, टोस्टर मेकर हो गया, जो टोस्टर हम गर्म करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो हीटर होते हैं, रूम हीटर हो गए, चाहे वाटर हीटर हो गए, चाहे हम जो किचन में हीटर यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह की कई सारी चीजें जो हैं उसमें हम जो है हीटिंग इफेक्ट का यूजफुल तरीके से उसको हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट पैदा कैसे होते हैं? तो मान लीजिए एक सर्किट है मेरे पास सिंपल सा, इसमें मैंने एक बैटरी ली है, एक स्विच की ली है, सॉरी प्लग की ली है, और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, हाई रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसको मैंने आर कह दिया। जैसे मैं, और इसकी वोल्टेज जो है वो वी वोल्ट है। जैसे मैंने की ऑन की, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ये करंट जो है, यही करंट क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस में हीट पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? हीट। तो इसमें से हीट निकलेगी। मान लीजिए वो हीट जो है एच है। क्या है? एच, हीट। ठीक है। तो हम देखते हैं एच की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो हीट एनर्जी है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एच से, और एच बराबर जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, जहां पे टी जो है वो टाइम है कि कितने टाइम के लिए इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा था। 1 मिनट तक करंट फ्लो हुआ, 1 घंटे तक करंट फ्लो होता रहा, वो टाइम है। तो इस टाइम को आपको सेकंड में लेना है। टाइम है आपका इन सेकंड, सेकंड में लेना है हमेशा। आई हमेशा एम्पियर में लेना है, और आर हमेशा किस में लेना है आपको? ओम में लेना है। इसकी जो यूनिट, इसकी जो हीट की जो यूनिट आएगी इस केस में, वो होगी जूल। क्या होगी? जूल। ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल होगी। हमेशा इसमें जूल लेनी है, जूल में आएगा हमेशा। इस तरह से अगर आपको आई आर दे रखा है तो आपको आई आर लेना है। अगर मान लीजिए इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इसका वी आई टी, यानी अगर आपको आर नहीं दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में अगर आपको मान लो उस केस में आर नहीं दे रखा है, सिर्फ वोल्टेज, सिर्फ आपको वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। मान लीजिए आपको करंट नहीं दे रखा है, सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूले में से आप किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको टाइम नहीं दे रखा होता, टाइम नहीं दे रखा होता, तो उस केस में आप जो है पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पावर। पावर मतलब कितनी पावर लॉस हुई है। ठीक है।
पावर लॉस हुई है, यानी पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड एज हीट, हीट के फॉर्म में कितनी पावर लॉस हो गई है। तो पावर जब निकालेंगे कि कितनी पावर लॉस हुई है, जब निकालेंगे जब आपको टाइम नहीं दे रखा हो, और इस केस में पावर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड मतलब होता है खर्च हो गई है, वो फॉर्मूला होता है आपका, इसमें टी हटा दीजिए सब में से, बस आई स्क्वायर आर होता है, या फिर वी आई होगा, या फिर वी स्क्वायर अपॉन में आर होगा। तो जब आप पावर निकालने की कितनी पावर लॉस हुई है, तो इसकी जो ऐसा यूनिट आती है वो होती है वाट। वाट जब लिखेंगे तो डब्ल्यू छोटा बनाएंगे, जब फुल में लिखेंगे और छोटे में लिखेंगे तो डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे, वाट। जेम्स वाट जो थे उनके नाम पे ये वाट दी गई है, जिन्होंने स्टीम इंजन जो है इन्वेंट किया था, उनके नाम पे ये यूनिट दी गई है। तो आप चाहे हीट एनर्जी निकाल लें, अगर हीट एनर्जी निकाल रहे हैं तो आपको टाइम जरूर दे रखा होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, तो वो आपकी जूल में निकलेगी। और अगर आपको टाइम नहीं दे रखा है तो आप जो है पावर लॉस निकालोगे, वो वाट में निकलेगी आपकी। तो ये तो हो गई हीटिंग इफेक्ट। फायदे मैंने बता दिए, एक और है, फ्यूज होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बता दो, इसको बता देता हूँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कुछ। इलेक्ट्रिक फ्यूज, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा अप्लायंस, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कोई सा भी हो, वो सेफ रहता है। कब सेफ रहता है? जब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, यानी करंट की वैल्यू एकदम से चेंज हो जाती है। मान लो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो करंट एकदम से क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है एकदम से। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो बिजली का सामान है वो खराब हो सकता है। तो हर एक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यानी हर एक अप्लायंसेज में, चाहे वो हीटर हो गया, टीवी होगी, फ्रिज होगी, उसमें जो है फ्यूज का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं उसे। होता है क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज? जैसे मान लीजिए सर्किट है आपका, मैं सर्किट, सिंपल सा सर्किट दिखा दे रहा हूँ। ये सिंबल है यहाँ पे, ये बैटरी नहीं है बल्कि ये एसी करंट है। जो बैटरी वाला करंट होता है वो डीसी करंट होता है। बैटरी वाला करंट कौन सा होता है? डीसी। एसी करंट वो होता है जो हमारे घरों में आता है, जिससे हमारी टीवी वगैरह, ये सब स्विच वगैरह लगे होते हैं, जो हमारे घरों में फ्लो करता है करंट, वो एसी करंट होता है। ठीक है, तो एसी करंट के लिए हम की नहीं लगाएंगे बल्कि स्विच लगाएंगे। तो स्विच हमने ऑन कर दिया है अभी। ठीक है, अब करंट फ्लो कर रहा है। और एसी केस में हम करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ये रेजिस्टेंस है। तो होगा क्या कि इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए एकदम से करंट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, करंट की वैल्यू एकदम से हाई हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे आपने, जो कुछ भी आपने यहाँ पे चीज़ ली है, मान लो यहाँ पे मैंने एक बल्ब लिया हुआ है रेजिस्टेंस की जगह, तो बल्ब जो है आपका फ्यूज हो सकता है, खराब हो सकता है। या हमने मान लो यहाँ पे टीवी ली है, टीवी है मेरे पास यहाँ कनेक्टेड, तो टीवी जो है खराब हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, टीवी का जो सर्किट होता है उसमें हम एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज इस तरह से फ्यूज होता है, एक ग्लास की ट्यूब होती है और उसके अंदर एक पतला सा तार होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। तो फ्यूज को मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ। इस फ्यूज को ऐसे एक ग्लास का इनक्लोजर लेना है, ट्यूब जैसी होती है, ग्लास की ट्यूब जैसी होती है। ठीक है, उसके अंदर एक जो है तार लेते हैं। ये तार जो है किसी मेटल का हो सकता है या फिर किसी अलॉय का हो सकता है। और इस तार का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जनरली लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली लो होता है और वो उस हिसाब से लिया जाता है कि जैसे इसका टेम्परेचर एक फिक्स वैल्यू पे आके बढ़ जाएगा, जब आपका करंट बढ़ेगा,
मान लीजिए सर्किट में करंट बढ़ा, जब सर्किट में करंट बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और एक लेवल पे आ जाएगी वो हीट, तभी ये तार क्या होगा, फ्यूज वाला, ये फ्यूज का तार क्या होगा, ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे ये पिघल जाएगा ये टूट जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपका जो सामान है बिजली का, जो भी टीवी वगैरह है, वो सेफ रहेगी। ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है उसमें जो तार यूज करते हैं अंदर, ये किसी मेटल का, जैसे कॉपर वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह का हो सकता है, लेकिन जनरली ज्यादातर केसेस में ये अलॉयज दिए जाते हैं, मेटल अलॉयज, जैसे मैंगैनिन, ठीक है, कॉन्स्टेंटेन, इस तरह के जो अलॉयज होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। हीटिंग फैक्ट का मैंने बता दिया आपको। लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर 12.8। इलेक्ट्रिक पावर, आपने देखा होगा जो भी आपके घर में सामान है बिजली का, चाहे वो बल्ब हो, चाहे टीवी हो, चाहे वो आपकी फ्रिज हो, ठीक है, या कोई और सामान हो, म्यूजिक सिस्टम हो, वहाँ पीछे जो है पावर आउटपुट लिखा रहता है। ठीक है, पावर। तो वही जो पीछे पावर लिखा रहता है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास आजकल देखें आपके पास एलईडी बल्ब आ रहे हैं, तो कोई 20 वाट का होता है, कोई 9 वाट का होता है, कोई 12 वाट का एलईडी बल्ब होता है। इससे पहले जो है फिलामेंट बल्ब आते थे पीले वाले, वो 40 वाट के होते थे, 60 वाट के होते थे, या 100 वाट के होते थे। तो यही जो है, जो ये वाट रखा है उस पर छपा होता है, जो 60 वाट, 100 वाट, यही उसका आउटपुट पावर होता है, यानी कितनी कितनी पावर पे वो काम कर रहा है, या कितनी पावर वो आउटपुट करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक बल्ब लिया है, तो उसमें आपने V वोल्ट दिया है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो इसकी जो पावर होगी, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस ने जो एनर्जी कंज्यूम करी है, क्या करी है, एनर्जी कंज्यूम, जो बिजली खा ली इसने, बिजली जो है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कंज्यूम करी है, वो E है। ठीक है, तो पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसने W वर्क किया है, कितना वर्क किया है, W वर्क किया गया है, तो पावर बराबर W अपॉन टी भी होता है। क्या होता है, W अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी अपॉन टी निकाल लीजिए, W अपॉन टी, टी का मतलब टाइम है, कितने टाइम तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो जो पावर की डेफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई, यानी किस रेट से, टाइम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई इज कॉल्ड पावर। तो किस रेट से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वही पावर कहलाती है। क्या कहलाती है, पावर। और इसका फॉर्मूला ये तो होता ही है, साथ ही साथ इसका फॉर्मूला और भी होता है। पावर बराबर होता है वही I²R, या फिर VI, या फिर V² अपॉन में R, ये भी होता है। और जो इसकी यूनिट होती है वो वाट होती है। SI यूनिट क्या होती है, वाट, W, ये पावर है। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इसी में एक लास्ट पॉइंट और है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब, एक प्रैक्टिकल मतलब और भी बता देता हूँ, पावर का ही एक मतलब और बता देता हूँ, कि जैसे यहाँ पे आपने देखा पावर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम है। ठीक है,
तो यहाँ से निकल के आता है आपका एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। अगर मान लीजिए हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, कितने वाट का बल्ब है? 100। ठीक है, इसको यहीं से ले लीजिए। पावर यानी 1 वाट, 1 वाट पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो 1 जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? 1 सेकेंड। यानी 1 वाट बराबर जो होती है वो होती है 1 जूल पर सेकेंड। क्या होती है? 1 जूल वन पर सेकेंड। यानी अगर किसी इलेक्ट्रिकल आइटम या अप्लायंसेस की वैल्यू 1 वाट है, कितनी है? 1 वाट। इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। अगर किसी की पावर 100 वाट है, कितनी वाट है? 100। मान लीजिए इसकी पावर 100 वाट है, किसी की पावर 100 वाट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। इस तरह से आपके जो कपड़े प्रेस करने वाला आयरन होता है उसकी जो पावर होती है वो जनरली 1500 वाट या 2000 वाट के आसपास होती है। इसका मतलब यह है कि अगर उसकी पावर 2000 वाट है तो वो 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड के टाइम में वो 2000 जूल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, उसकी खपत कर देगा। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की, सॉरी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है कि हमने 200 यूनिट बिजली खर्च करी है या फिर 300 यूनिट बिजली खर्च करी है, कितनी बिजली खर्च करी है। तो जो यूनिट लिखा आता है यही यूनिट जो होता है इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आर, ये दोनों सेम है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किलोवाट आर होती है। क्या होती है? किलोवाट आर। और 1 किलोवाट आर को हम 1 यूनिट बिजली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट बिजली। ठीक है, अब 1 किलोवाट आर, याद रखना ये जो है ये पावर नहीं है, ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। कैसे एनर्जी है? क्योंकि देखिए ये तो हो गई पावर और ये हो गया टाइम, ये हो गई पावर और ये हो गया टाइम। तो पावर इनटू टाइम क्या होता है? एनर्जी होती है। याद करिए, पावर इनटू टाइम क्या होता है? एनर्जी। यानी पावर कितनी है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000। तो हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले 1 किलोवाट को। तो 1000 वाट इंटू आर में कितने सेकंड होते हैं? एक आर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा आपका 36 लाख। कितना निकलेगा? 36 लाख वाट सेकंड। और वाट सेकंड किसके बराबर होता है? वाट सेकंड। वाट सेकंड बराबर होता है जूल के। यानी 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 6 जूल। 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। यानी 1 किलोवाट आर का मतलब होता है कि 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल एनर्जी होती है। या हम ये भी कह सकते हैं 36 लाख जूल एनर्जी होती है। कितने लाख जूल एनर्जी होती है? 36 लाख। यानी अगर हमारा बिजली, हमने एक दिन में जो बिजली खर्च करी है वो 1 यूनिट है। कितनी है? 1 यूनिट बिजली खर्च कर ली है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो है 36 लाख जूल एनर्जी खर्च कर ली है। ठीक है, तो आप जो है अपने घरों का बिल वगैरह जो आता है या फिर आपके घर में जो बल्ब लगे हैं, फैन लगे हैं, वो कितनी एनर्जी महीने में खा लेते हैं, कितनी यूनिट बिजली खा लेते हैं, कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेते हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो देखना जरा ध्यान से। आप बल्ब
of 200 watt is operated 10 hour per day. क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल एक. A bulb of 200 watt is operated 10 hour per day. Calculate the unit of electrical energy consumed by the bulb in 1 month. Also calculate the cost. Also calculate the monthly bill. Also calculate the monthly bill due to bulb if rate of electricity is 5 rupees per unit. यानी 10 ले लो, यानी 1 यूनिट के 10 रुपया लिया जाता है, तो बल्ब के कारण कितना बिल आएगा महीने का, ये निकालना है. तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि जो 200 वाट का बल्ब है, क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं. एक 200 वाट का बल्ब है, वो एक दिन में 10 घंटे चलाया जाता है, ऑन रखा जाता है. तो आपको बताना है कि महीने में कितनी यूनिट एनर्जी वो बल्ब कंज्यूम करेगा. जब आप यूनिट निकाल लोगे बल्ब का कि कितनी यूनिट एनर्जी उसने कंज्यूम कर लिया, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बिल निकल जाएगा. तो सबसे पहले तो हम एनर्जी निकालेंगे. तो देखिए फॉर वन डे तो एनर्जी कंज्यूम होती है वो कितनी होती है, पावर इनटू टाइम होता है. कितना होता है, पावर इनटू टाइम. पावर कितनी है, 200 वाट है, और टाइम कितना है, 10 घंटे. तो 10 घंटे को पहले आप सेकंड में बदलोगे. मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ. एक दिन में बिजली का बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम. तो पावर कितनी है, 200 वाट है बल्ब की, और कितना टाइम, एक दिन में कितना टाइम यूज होता है, वो 10 घंटे. तो 10 घंटे को सेकंड में बदलोगे तो 36,000 सेकंड आएगा. ठीक है, 36,000 सेकंड. इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 72, 20, 1, 2, 3, यानी 72 लाख जूल एनर्जी उसने एक दिन में कंज्यूम करी है. तो फॉर 1 मंथ, तो एक मंथ में कितना करेगा, तो 1 मंथ में ई टोटल बराबर हो जाएगा 30 से गुणा करना है. एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 से गुणा कर दो उसे, इतनी जूल एनर्जी आ जाएगी. अब इसको हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है, यूनिट में. तो नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं साइड में कहीं. नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो टोटल एनर्जी हमारी आई थी महीने की बल्ब की, जितनी उसने कंज्यूम की थी, उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 36 लाख से डिवाइड करना है. यानी 30 इंटू 72 लाख को हमें किससे डिवाइड करना है, 36 लाख से डिवाइड करना है. तो 3 0 3 0 कट गए, 2 0 2 0 कट गए, 36 एकदम 36 2, तो कितनी आई, 60 यूनिट. यानी जो बिजली का बल्ब है उसने महीने में कितने यूनिट बिजली का खा लिए, कितने यूनिट कंज्यूम कर लिए, 60 यूनिट. 60 यूनिट आ गए. अब मंथली बिल बराबर हो जाएगा, 10 रुपये ले रहा था 1 यूनिट के, तो 60 यूनिट के कितने हो गए, 600 रुपये. 600 रुपये हो गए. तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं. ये तो मैंने एक बल्ब का निकाल के बताया आपको. कभी कभी क्या आता है, कंबाइन में आता है, बल्ब का, फैन का, ठीक है, टीवी का, सबका दे रखा होगा, तो वो भी इसी तरह से कैलकुलेट होता है आपका. ठीक है, तो ये आपका जो है चैप्टर क्लोज हो गया है.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे वीडियोस बना के डालें, हम मेहनत भी करते हैं उसके लिए। और आप इन वीडियोस को देखिए, हम आपको पूरा डेप्थ में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।